आज के क्लास में हम लोग आलस कथा पाठ के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए इस पाठ में जितने भी विद्यार्थी इन चैनल के माध्यम से आप YouTube पे देख रहे हैं, देखिए मेरे इस चैप्टर को बनाने का मेरा पहला उद्देश्य ये है कि आप कम समय में जितना अधिक से अधिक हो सके उतना आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और आप ये जान लीजिए कि बोर्ड पे लिखा हुआ कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं, मैंने पूरे प्रयास के साथ में इसमें कम से कम, जितना कम से कम मतलब समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देने का प्रयास किया है। और आप इसे देखते हुए, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको समझते हुए इसे पढ़ें। और मैंने पूरा से पूरा एकदम अत्यधिक प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको देने के लिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे ज़्यादा फोकस है मेरा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अगर आप कर लेते हैं तो जब भी आप कथा की, कहानी की या पाठ से रिलेटेड किसी टॉपिक को आप अगर देख लेते हैं तो उससे आप लघु उत्तरीय प्रश्नों को तो कर ही सकते हैं, लेकिन जब कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आप चैनल इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने प्रयास मेरा ये है कि पीयूषम भाग 2 में 14 पाठ हैं और 14 पाठ का वीडियो 1 घंटे में शूट करने के लिए, 1 घंटा में अगर आप इसको देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इसी वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देख करके अगर आप जाते हैं तो मेरा ये दावा है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो से रिलेटेड रहेगा। ये आप निश्चिंत होकर के आप इसे देखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आलस कथा। जैसा कि आप जानते हैं आलस कथा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आलस कथा जो पाठ है वो एक ग्रंथ है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा नामक एक पुस्तक से लिया गया है जिसके रचनाकर हैं विद्यापति। महाकवि विद्यापति जो हैं ये इसके रचनाकर हैं। विद्यापति के बारे में कहा जाता है कि विद्यापति की कविताएं भी आपने पढ़ी होंगी। ये एक मैथिली कवि थे, मिथिला में मैथिली भाषा के कवि थे। और एक जगह का नाम है जिसका नाम है मिथिला। कहानी को एकदम ध्यान से सुनिएगा, कहानी में ही सारा सारांश बैठा हुआ है। एक जगह है जिसका नाम है मिथिला और मिथिला में एक मंत्री रहते हैं। मंत्री का नाम है वीरेश्वर। वीरेश्वर का स्वभाव जो है वो दानशील है, दयालु है। समाज के निर्धनों को, दरिद्रों को, आलसियों को, असहायों को हमेशा सहायता देते रहते हैं। वीरेश्वर ये एक आलसशाला का निर्माण करते हैं। जब मिथिला में देखते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे, उनके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना एक आलसशाला बनवाया जाए, जिस आलसशाला में जितने भी हमारे राज्य के आलसी हैं वो सभी आलसी यहाँ आकर के निवास करेंगे, रहेंगे। इनको मुफ्त में बना बनाया भोजन दिया जाएगा। ऐसे कहा जाए तो ये समाज के लिए एक व्यंग की कहानी है कि समाज में कैसे, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। पहले कहानी को देखते हैं। तो उनका मानना था कि एक आलसशाला का निर्माण कराया जाए और जैसा मानना था उसी के आधार पर उन्होंने काम किया कि एक आलसशाला का निर्माण कराया। और पूरे नगर में उन्होंने ये सूचना प्रसारित करवा दिया, पूरे नगर में, अपने राज्य में प्रसारित करवा दिया कि जो भी आलसी हैं उनके लिए एक आलसशाला का निर्माण किया गया है और आप आकर के वहाँ पे मुफ्त में रह सकते हैं और भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसका सारा जो खर्च है वो राज्य भवन की ओर से, यानी कि मंत्री इसका वहन करेंगे। तो देखा जाता है कि जब समय बीतता है तो उसमें आलसियों लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इतनी अधिक संख्या बढ़ गई, एक दिन मंत्री वीरेश्वर खुद ही चकित हो गए, सोच में पड़ गए कि इतनी आलसी आए कहाँ से, मेरे राज्य में इतने आलसी कैसे हो सकते हैं। तब उन्होंने विचार किया कि पता किया जाए कि कुछ लोग बनावटी आलसी का भेष बना करके तो नहीं यहाँ भोजन कर रहे हैं। और बात यही था कि जब लोगों ने देखा कि बिना काम किए भोजन भी मिल रहा है, रहने के लिए जगह भी मिल रहा है, तो फिर क्यों इतने मतलब मेहनत करें हम। तो उन्होंने बनावटी आलसी का रूप बना करके
उस आलसशाला में, आलसशाला का मतलब जहाँ पे आलसी लोग निवास करते थे, उस आलसशाला में आके रहने लगे। अब देखिए, बनावटी आलसी लोगों के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, धूर्त। तो याद रखिएगा, इन्हें धूर्त कहा जाता है। यानी क्वेश्चन पूछ देता है कि बनावटी आलसी का वेश धारण करके कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा धूर्त। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे हम लोग चर्चा करेंगे अभी फिलहाल। तो अब देखिए कि क्या होता है कि रात में अचानक क्या होता है कि आलसशाला में सारे आलसी सोए रहते हैं, बनावटी आलसी और वास्तविक आलसी दोनों सोए रहते हैं। अब होता क्या है कि दोनों आलसी जब सोए रहते हैं, बहुत अधिक संख्या में रहते हैं, तब तक रात में मंत्रियों के द्वारा वहाँ पे नियुक्त जो सिपाही थे वो आग लगा देते हैं। आग लगाने का उद्देश्य ये था कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कि वास्तविक आलसी कौन है। होता क्या है कि जब आग लगता है तो जितने भी बनावटी आलसी थे वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी शरीर की रक्षा के लिए वो वहाँ से आलसशाला छोड़ करके भाग जाते हैं। अब सारे आलसी जब भाग जाते हैं तो उसमें बचते कितने हैं? मात्र 4 आलसी। 4 आलसी जब बचते हैं तो चारों आलसियों के बीच के संवाद को सुनिए, बड़ा रोचक है। यहाँ देखिए, पहला आलसी अपने मित्रों के साथ कह रहा है, अरे कैसा हल्ला हो रहा है। जब लोग भाग रहे थे, अफरा तफरी चारों तरफ फैला हुआ था, तो वो पूछता है कि अरे ये कैसा हल्ला है। तो दूसरा आलसी कहता है कि इस घर में आग लग चुकी है, यानी जो आलसशाला बना हुआ है इसमें आग लग चुकी है। तब तीसरा आलसी कहता है, देखिए यहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहा है सब। तीसरा कहता है, अरे इसमें कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस आग पे मिट्टी जल इत्यादि फेंक करके बुझाए और हमें बचाए, है ना। अब होता है क्या कि चौथा आलसी, इसमें जो सबसे मेन आलसी था, ये कहता है, अरे बाचाल कितना बोलते रहते हो, इतना बोलने की आवश्यकता क्या है, चुपचाप आराम से सो जाओ, है ना। अब देखिए कि चारों आलसी, तब वहाँ पे क्या होता है कि जब आग की लपटें मतलब आलसियों की तरफ बढ़ने लगी, तब वहाँ पे एक योगी पुरुष आते हैं, योगी पुरुष, सज्जन पुरुष, है ना। वो आ करके इस चारों आलसियों के बाल को खींच करके और बाहर निकालते हैं। और ऐसा ही कहा गया है कि स्त्रियों की गति उसके पति के बिना, बालकों की गति उसकी माता के बिना, और आलसियों की गति दयालु के बिना संभव नहीं है। अर्थात बालकों की देख रेख करने वाले कौन होते हैं? उसकी माँ होती हैं, और स्त्रियों की देख रेख जो भी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले उनकी पति होते हैं। और उसके बाद आलसियों की देख रेख अर्थात उन पे दया करने वाले, उन पे भोजन देने वाले, उनकी ज़रूरत पे कुछ काम करने वाले कौन होते हैं? दयालु लोग। समाज में जो दयावान लोग हैं वही आलसियों की रक्षा करते रहते हैं हमेशा। इस कहानी में सबसे मेन सारांश ये है कि हमें आलस को परित्याग करके, आलस को छोड़ करके और अपने काम में विश्वास रखना चाहिए, हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। कभी भी फ्री का जो भी चीज़ मिल रहा है आपको, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, और फ्री का कोई भी चीज़ मिलता है तो उसके फेरे में नहीं रहिए, है ना। अब देखिए इस कहानी में क्या है, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेंगे जरा देखते हैं हम लोग। देखिए यह पाठ, आलस कथा पाठ, किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। अच्छा, इसके रचनाकार कौन है? महाकवि विद्यापति हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि विद्यापति कैसे कवि थे? तो मैथिली भाषा के कवि थे। फिर मिथिला के मंत्री का नाम क्या था? तो वीरेश्वर था। जिनका स्वभाव कैसा था? दानशील था। उसके बाद बनावटी आलसियों का वेश बना करके कौन भोजन ग्रहण करते थे? धूर्त। कितने आलसशाला में जब आग लग जाती है तो कितने लोग बचते हैं? तो 4 लोग बचते हैं, ये याद रखिएगा। इससे रिलेटेड इतने ही ऑब्जेक्टिव आएंगे, आप इसे देख लीजिएगा। फिर लास्ट में एक लिखा हुआ है, एक वर्ड हम लिखना भूल गए हैं इस पाठ में, यही है कि उद्योगी पुरुष जो होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उन्हीं को लक्ष्मी हमेशा वरण करती है। जो हमेशा मेहनत करेंगे उन्हीं को लक्ष्मी वरण करती है। अगर आप बहुत अधिक मेधावी हैं, बहुत अधिक तेज हैं, फिर भी अगर आप परिश्रम नहीं करिएगा, लक्ष्मी आपको वर्ण नहीं करेगी। अर्थात जो उद्योगी हैं, जो मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, समाज में देखिए, आईना उठा करके लोगों के सामने देख रहे हैं। समाज में जब भी लोगों को देखना है, आप देखिए
डायरेक्टली वही लोग मिलेंगे जो दिन रात परिश्रम करते हैं, और उन्हीं को लक्ष्मी हमेशा वर्ण करती है। ओके, हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।